तो देखिए हमारे पास ये मैं स्पेक्ट्रम ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास y एक्सिस है, यहाँ पे आप परसेंट ट्रांसमिटेंस को लेते हैं, और ये आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पे आप वेव नंबर को लेते हैं। यूवी के अंदर आप इधर वेवलेंथ को ले रहे थे, इधर एब्जॉर्बेंस को ले रहे थे, जबकि यहाँ पे आप वेव नंबर को लेते हैं। तो वेव नंबर की यहाँ पे रेंज है ये 400 होती है, और ये 4000 तक जाता है, 4000 तक जाता है। तो याद रखना है कि हमारे पास ये इसका जो सेंटर है तकरीबन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तकरीबन 1500 वेव नंबर पे, 1500 पर सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसको वेव नंबर को आप पर सेंटीमीटर में कंसिडर कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे इसके यूनिट्स लगा लें, पर सेंटीमीटर, ये भी पर सेंटीमीटर। ये वाला 1500 से लेके 4000 तक का जो रीजन होता है, इसको आप फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। और जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन होता है, इसको आप फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। ये जो आपके पास रेंज है, इसको अगर विजिबल के हिसाब से देखा जाए, विजिबल रीजन जो है यहाँ से आगे यहाँ पे फॉल करता है। चूंकि विजिबल रीजन के ये करीब होता है, ये 12500 पर सेंटीमीटर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इतना रीजन जो है इसके करीब होता है। इसको आप नियर IR रीजन भी बोलते हैं, और ये विजिबल रीजन से दूर होता है, इसको आप फार IR रीजन बोल देते हैं। आप इसको वेव नंबर में भी बयान कर सकते हैं, माइक्रोन में भी कर सकते हैं। कुछ किताबों में माइक्रोन के अंदर इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ से यहाँ तक लिखा होता है, कुछ में ये वेव नंबर की शक्ल में लिखा होता है। आपको जिसके अंदर आसानी हो याद करने में, आप उसको कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन इसको इस वजह से कहते हैं कि ज़्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे फॉल कर जाते हैं इस रीजन के अंदर। जबकि जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, फिंगरप्रिंट रीजन आम तौर पे अक्सर जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं या एक ही क्लास के कंपाउंड होते हैं, वो यहाँ से मैच कर जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी मैं आपको जो है वो जस्टिफिकेशन देता हूँ। जबकि मैं सबसे पहले जोर दूंगा फंक्शनल ग्रुप रीजन के ऊपर। तो हम चूंकि बात कर रहे थे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आइडिया देती है। तो याद रखना है कि सबसे हायर रीजन पे, यहाँ पे आपके पास, अगर मैं फ़र्ज़ किया एक रफ पीक जो है वो ऐसे ड्रा करता हूँ, तो मेरे पास $3400 से लेके 3600 के दरमियान जो पीक आती है, आमतौर पे वो OH की आती है। OH मतलब ये बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसको इस वजह से ये सबसे ज़्यादा हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्ब हो रही होती है। मैं फोर्स कांस्टेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होता है। फोर्स कांस्टेंट होने के साथ साथ इसका इन दोनों का जो रिड्यूस्ड मास होता है वो बहुत कम होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है, इसका AMU मास जो है वो सबसे कम है, 1 AMU होता है, जिस वजह से रिड्यूस्ड मास इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर इजाफा करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जब इसकी इंक्रीज कर जाती है तो इसको अल्टीमेटली हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करना पड़ता है इस बॉन्ड को। यही वजह है कि ये इस IR स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रीजन में होती है। ये आपके पास सबसे हाई एनर्जी रीजन है, ये लो एनर्जी रीजन है। तो जबकि इसके पीछे जो है, इसके साथ NH2 की आमतौर पे पीक्स आपको मिलती हैं,
NH2 की आपको यहाँ पे तकरीबन इसके नीचे मैं कुछ आपने जो चंद पीक्स आपने याद रखनी है यहाँ पे, उनका मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। इस लेवल पे आपने जो याद रखनी है 3400 से लेके 3600 के दरमियान OH की पीक होती है, और 3200 से लेके 3400 के दरमियान NH की पीक होती है। इसी तरह से CH की पीक जो है ये आपको 2800 से लेके 3100 के दरमियान मिलेगी। इसके अंदर भी फिर आगे क्लासेस होती हैं। इसके अंदर CH के अंदर फिर मज़ीद 3 केसेस जो हैं वो अराइज हो जाते हैं कि अगर बॉन्ड जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो आपको 2800 पे मिलेगी। यहाँ पे आपको एक और हिंट मिल जाएगा, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो 2900 पे चली जाएगी, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो 3000 से 3100 पे चली जाएगी। आप देख रहे हैं कि इकट्ठा 1000 पर सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा है। तो आप यहाँ से एक ये गैस भी लगा सकते हैं जब आप उसकी डिटेल आगे बुक के अंदर पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का भी फोर्स कांस्टेंट के अंदर रोल होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अंदर रोल होता है। जैसे जैसे S करैक्टर बढ़ता चला जाता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने खातिर में रखना है। एक और जो सबसे ज़्यादा पीक जो है वो काबिल गौर होती है, वो कार्बोनिल की पीक होती है। ये 1700 से लेके 1800 के दरमियान होती। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास जो आपने एक और पीक याद रखनी है वो मेटल ऑक्सीजन है या मेटल नाइट्रोजन पीक है। तो ये पीक्स आपको 400 से लेके 450 के दरमियान देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये सबसे लोअर वेव नंबर पे चली जाती है। इसकी वजह आपके पास मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, उनका मैस ज़्यादा होता है। मैस ज़्यादा होने की वजह से रिड्यूस्ड मैस ज़्यादा आता है। रिड्यूस्ड मैस ज़्यादा आता है तो फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है। फोर्स कांस्टेंट कम होता है तो वो लोअर वेव नंबर पे एब्जॉर्ब होती है, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। जबकि यहाँ पे इसका उलट केस है OH के अंदर। ठीक है, तो ये इसी वजह से आप कह रहे हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है, इसके अंदर आपको आम तौर पे फंक्शनल ग्रुप्स देख रहे हो। ये बहुत फेमस जो है फंक्शनल ग्रुप है, OH है, NH है। इसी तरह से CH से भी आप पहचान कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके अंदर आप देखते हैं कि सारे का सारा कार्बन स्केलेटन होता है। तो कार्बन की जो नेचर है वो sp3 है, sp2 है, या sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो वहाँ से भी आपको इन वैल्यूज़ को खातिर में लाते हुए आइडिया हो जाता है कि जो आपका गिवन कंपाउंड है उसके अंदर कौन सी जो है वो चेन मौजूद है और एक कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो देखते हैं। तो मैं एक रफ सा अगर इन पीक्स को, यही वाली जो पीक्स मैंने मेंशन की हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको आइडिया देना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको रेज करूँगा। रेज करने से पहले हमारे पास ये फिंगरप्रिंट रीजन है। तो फिंगरप्रिंट रीजन याद रखना है, जब स्केलेटन जो है वो दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का आपस में मैच कर जाता है तो फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर उनके दरमियान में आपने देखा था बेंडिंग वाइब्रेशंस थी। बेंडिंग के अंदर आपको वैगिंग भी मिल रही थी, ट्विस्टिंग भी थी, रॉकिंग भी थी। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी सारे का सारा मुख्तलिफ होता है, कोई भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी फिर वो मैच कर जाती हैं। कौन कौन सी? वो सिजरिंग उनकी मैच कर सकती है। तमाम की तमाम जो चार मैंने आपको बेंडिंग वाइब्रेशंस बताई हैं वो मैच करने की वजह से यहाँ पे वो तकरीबन एक दूसरे के साथ मैच कर रहा होता है। तो ये इतना ज़्यादा हमें रीजन हेल्पफुल नहीं होता कंपाउंड की स्ट्रक्चर की एल्यूसिडेशन के अंदर, जबकि ये स्ट्रक्चर की एल्यूसिडेशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से मैटर करता है। इसकी मैं और आपको सिंप्लीफिकेशन अगर दूँ, अगर आप 4-5 बहन भाई हैं तो आपने देखा होगा कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा जो चेहरा है उसके तौर पे काम करता है।
तमाम का चेहरा मुख्तलिफ होगा, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स आपस में एक दूसरे के कहीं कहीं मैच कर रहे होंगे। किसी की ये फिंगर जो है इसके साथ उसका प्रिंट जो है वो मैच कर जाएगा, किसी के थंब का इसके साथ मैच कर जाएगा। तो यही वजह है कि यहाँ पे भी आपको फिंगरप्रिंट जो है वो मैच होते हुए उन बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से दिखाई देंगे, जबकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो टोटली डिफरेंट सेंस में चला जाता है। इस वजह से आप फंक्शनल ग्रुप के अंदर आप वाज़े डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको देख लें, मैं आगे फिर इसको रेज करना चाह रहा हूँ। तो देखें जी, मैं एक रफ सा अगर IR स्पेक्ट्रम जो है वो ड्रा करना चाहूँ, ठीक है, तो आप उसकी इस तरह से पीक्स नज़र आएंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट पीक होती है ये कार्बोनिल की होती है। इसका जो आपके पास बैंड आता है ये ज़्यादा, इसकी परसेंट ट्रांसमिटेंस आपको ज़्यादा शो होती है, जिस वजह से ज़्यादा यहाँ पे काबिल गौर होती है। और याद रखना है इसके साथ जो ये, चूँकि मैंने आपको इसका रीजन जो है ये बताया है 1700 से 1800 तक, तो आपको पता है बेंजीन के अंदर आम तौर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो ये आपको तकरीबन 1500 पे देखने को मिलती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये OH के लिए है, ये NH के लिए है, ये CH के लिए है। ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ जिनको आपने याद रखना है जब आप थ्योरी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो जब आप डिटेल के अंदर जाते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप को लेके फिर आगे उसकी डिटेल में चले, हर फंक्शनल ग्रुप को उसके फिर डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो चूंकि हम यहाँ पे एक ओवरव्यू देख रहे हैं, हम डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, तो हमें इसी पे इक्तफा करना होगा। तो नेक्स्ट हम जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं, IR की इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ। तो आए हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, आजकल इसको FTIR के नाम से भी जाना जाता है। FTIR स्टैंड्स फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये मैथमेटिकल एनालॉग्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं। कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करके जो है वो आप FTIR का नाम देना शुरू कर देते हैं। इससे पहले FTIR से पहले हमारे पास सिंपल जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, इसके अंदर अभी आपको मैंने जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो दिखाया कि चार्ट बनता है, तो वो चार्ट जो है वो एक आम रिकॉर्डर पेन की मदद से जो है वो रिकॉर्ड होता था। लेकिन आजकल हमारे पास जदीद दौर है, तो हम कंप्यूटर की मदद से जो है इसको ऑपरेट करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम देखेंगे। तो इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे रेडिएशन सोर्स है, नंबर 2 पे सैंपल एंड रेफरेंस सेल है, नंबर 3 पे मोनोक्रोमेटर है, नंबर 4 पे डिटेक्टर है, नंबर 5 पे एम्पलीफायर और 6 पे रीड आउट डिवाइस, या जिसको आप कंप्यूटर स्क्रीन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ड्रा करूंगा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये देखें यूवी के साथ तकरीबन सारा मैच कर रहा है, सिर्फ मोनोक्रोमेटर को बाद में रख दिया गया। तो चूंकि हम इसके अंदर परसेंट ट्रांसमिटेंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो पहले रेडिएशन IR रेडिएशन इन सैंपल और रेफरेंस के ऊपर डाल के उनको फिर बाद में जो है वो मोनोक्रोमेटर की मदद से हम वो वेव नंबर जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। परसेंट ट्रांसमिटेंस को आपने नोट करना होता है। यही वजह है कि आपने रेफरेंस और
सैंपल को पहले रख दिया जाता है मोनोक्रोमेटर से। यूवी के अंदर आप एब्जॉर्बेंस को नोट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से मोनोक्रोमेटर की मदद से आप स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेलेक्ट करके। यही वजह है यूवी के अंदर उसको वो मोनोक्रोमेटर पहले आ जाता है, इधर बाद में आ जाता है, अदरवाइज बाकी सारे मैच कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम रेडिएशन सोर्स पे आएंगे आगे, फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं हर एक के अंदर, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंस आता है। अदरवाइज़ आप ये नाम के लिहाज से ये इस तरह से सीक्वेंस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो इसको आप जो है वो देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास है रेडिएशन सोर्स। तो रेडिएशन सोर्स के तौर पे याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा नर्स्ड फिलामेंट होता है। वहाँ पे यूवी के अंदर इस केस के अंदर टंगस्टन फिलामेंट था, लेकिन यहाँ पे नर्स्ड फिलामेंट है। ये नर्स्ड फिलामेंट दर हकीकत क्या होता है? ये जिरकोनियम के, थोरियम के और सीरियम के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नर्स्ड फिलामेंट की जगह ग्लोबल रॉड को भी यूज कर सकते हैं। बतौर रेडिएशन सोर्स, जो कि सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ होता है। तो यहां से रेडिएशन आगे मूव करवा दी जाती है और आप यहाँ पे एक रोटेटिंग मिरर लगाया जाता है। या जिसको आप बीम स्प्लिटर का नाम भी देते हैं। ये क्या करेगा? लाइट को दो इक्वल हाफ्स में तकसीम कर देगा। ये आपके पास सैंपल सेल है। और ये रेफरेंस सेल है। यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं, इधर भी मिरर लगा हुआ है और इसी तरह से यहाँ पे भी आप एक मिरर लगाएंगे। यहाँ पे भी एक ऑप्टिकल चॉपर लगा होगा। या इसको आप रोटेटिंग सेगमेंटेड मिरर का नाम भी दे सकते हैं। जो इन दोनों के सॉल्वेंट के और सैंपल के इफ़ेक्ट को फाइनलाइज करके मोनोक्रोमेटर की तरफ भेज देता है। मोनोक्रोमेटर का फिर वही काम होता है,
जो आपको यूवी के अंदर जो उसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई थी बिल्कुल वैसा ही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और मोनोक्रोमेटर फिर आगे डिटेक्टर के साथ, डिटेक्टर को आगे कनेक्ट किया जाता है एम्पलीफायर के साथ, और ये एम्पलीफायर फिर स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होता है। और इस तरह से आपके पास पीक जो है उसकी आ जाती है। IR स्पेक्ट्रम की ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर एक और बात याद रखनी कि ये आपके पास जो सैंपल सेल्स हैं ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड के बने हुए होते हैं। सैंपल सेल्स यहाँ पे क्वार्ट्ज के नहीं होते, क्योंकि क्वार्ट्ज है IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि ये हैलाइड्स के बने हुए जो सेल्स होते हैं, या आम तौर पे पहले जो पैटर्न था उसके अंदर इनकी डिस्क्स बनाई जाती थी। नुजोल मुल मेथड इस्तेमाल किया जाता था, उसके अंदर डिस्क्स बना ली जाती थी और उन डिस्क्स के बीच में सैंपल को रख के फिर रेडिएशन के पाथ के अंदर उसको रखा जाता था। तो चूंकि ये हैलाइड्स की जो डिस्क्स होती हैं या इनके जो सेल्स होते हैं ये IR रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, IR रेडिएशन इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। यही वजह है कि आप इनको जो है यहाँ पे इस्तेमाल में लेके आते हैं। आजकल हमारे पास जो FTIR है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले इसकी सैम्पलिंग करनी पड़ती थी, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर इसको लिया जाता था, मूल बनाया जाता था, या ऐसे डिस्क्स इनके साथ मिक्सर को इनके साथ मिक्स करके उनकी डिस्क्स बना ली जाती थी। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, सिंपल ये जैसे आप रेफरेंस और ये ले रहे हैं, आजकल सिंपल जो है हमारे पास FTIR सॉलिड फॉर्म में भी उसका IR आप हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में भी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये काफ़ी हद तक ये जो लेबोरियस वर्क होता था उसको अब ख़त्म किया जा चुका है। तो सॉल्वेंट के इफ़ेक्ट को नलीफाई करके ये सेगमेंटेड मिरर रोटेटिंग आगे मोनोक्रोमेटर की तरफ भेज देता है, मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर। और डिटेक्टर ने आपको पता है ये रूटीन में जो कि आपके पास फोटो ट्यूब्स या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होते हैं। आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं। अगर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं इनकी डिटेल को देखा जाए तो इसके अंदर भी बाकायदा इलेक्ट्रॉन्स की स्पटरिंग का एक प्रॉपर फिनोमेना है, लेकिन उसको हम अभी वो नेक्स्ट लेवल की बात है, उसको हम यहाँ पे खातिर में नहीं लेके आएंगे। तो दिस वाज अब ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।